देश में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ती नजर आ रही है। हर दिन कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,35,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 871 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। 24 घंटे में कोरोना से 3,35,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जो राहत की बात है। और अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 20,04,333 रह गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। इससे पहले गुरुवार को 2,51,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे और 627 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यानी पिछले दिन के मुकाबले 15,677 कम मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कोरोना के आंकड़ों में 6% की गिरावट देखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू की, साथ ही लोगों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ितों को और आरोपियों को पीड़ित बताया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि वो जनता से पूछने आए हैं कि क्या लोग दंगे भूल गए हैं। शाह ने ये भी कहा कि जाट समाज सभी सुरक्षा बलों और सेनाओं में है। ये वीरों की भूमि है और जाट देश की सुरक्षा के लिए जान देने के लिए पीछे नहीं हटते। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि बीजेपी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखती है। 10 साल तक सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्हें सपा और बसपा ने भी समर्थन दिया। तब देश में आलिया जमालिया आते थे, लेकिन दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। देश को सपा और बसपा कांग्रेस सुरक्षित नहीं रख सकती। बीजेपी यूपी का चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, पर अब तो ये 10 मार्च को मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होता है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने हार्टमैन कॉलेज के पास स्थित बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद जेपी नड्डा महानगर कॉलोनी पहुंचे और घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। जेपी नड्डा ने कहा, जाति के नाम पर वोट मांगने वाले लोग आज विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच शायर मुनव्वर राणा का बयान सामने आया है। इतिहास बताता है कि जब भी मुनव्वर राणा कोई राजनीतिक बयान देते हैं तो वो हमेशा बीजेपी के ही खिलाफ होता है। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ है। शायर मुनव्वर राणा ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। बीते दिनों एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ घूमते हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। इस पर मुनव्वर राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी हैं, मठाधीश हैं और ना जाने क्या क्या है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके चरणों को छूना चाहिए, उनके कंधों पर हाथ नहीं रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी का राज इमरजेंसी से भी खराब रहा है। उन्होंने कहा कि अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर लेगी तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे या फिर कलकत्ता चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें दुख तो होगा, लेकिन जब भी चिड़िया के घरौंदे पर कोई संकट आता है तो चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ ही देती है। अब इस बयान को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से मुनव्वर राणा लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, उससे राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। मुनव्वर राणा पर बीजेपी भी समय समय पर हमला करती रहती है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच मुनव्वर राणा के इस बयान से आने वाले दिनों में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आएगा। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील मामले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने कड़ाके की ठंड में दिल्ली का सियासी पारा बढ़ा दिया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले इस खुलासे ने विपक्ष को केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर करारा हमला करते हुए पूछा है कि क्या पीएमओ इन खुलासों पर कोई जवाब देगा। पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर आक्रामक है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएमओ को इस रिपोर्ट पर जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, श्रीनिवास बीवी, शक्ति सिंह गोहिल, कीर्ति चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि सरकार ने करदाताओं के पैसों से 300 करोड़ रुपए में पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा पर गए थे, तब $2 अरब में भारत ने इजराइल के साथ एक भारी भरकम रक्षा सौदा किया था। इस डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा इजरायली कंपनी एनएसओ ने बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर मुख्य आइटम थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेगासस डील मामले को लेकर कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं और इस बार खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं के स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सिनेमा हॉल और थिएटर को भी 50% की क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जो 15 साल से ज्यादा उम्र के किशोर किशोरी हैं, उनको वैक्सीनेशन जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे, उनमें भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। काबिले गौर है कि हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है। प्रदेश में इस वक्त जो आदेश है, उसके मुताबिक मार्केट बंद करने का समय 7 बजे रखा गया है, लेकिन कोविड के घटते मामलों के चलते लोगों को उम्मीद है कि जल्द उन्हें पूरी तरह से राहत मिलेगी। प्रदेश के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा बल्लभगढ़ को आज एक और विकास की बड़ी सौगात देते हुए करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात के तहत सेक्टर 25 में 4 पार्क बनाए जाएंगे, तो वहीं सेक्टर 24 में लगभग 3 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, जो आने वाले समय में शहर की खूबसूरती पर 4 चांद लगाएगी। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर समान कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और हर कार्य पर पूरी निगरानी, विकास कार्यों को पूर्ण करवाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर भाजपा को वोट दिया है, तो भाजपा से विकास कार्य के प्रति अपेक्षाएं भी हैं। भाजपा ने जनता के विश्वास को पूरा भी किया है। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि क्षेत्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिल रहा है। प्रदेश खनन व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से आह्वान किया कि कोविड-19 की विकट परिस्थितियों में धैर्य से काम लें। पंजाब में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं नामांकन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से नामांकन भरे जा चुके हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साल 2017 से नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान व धुरी से उम्मीदवार भगवंत मान ने भी शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन से पहले भगवंत मान की माता हरपाल कौर ने अपने बेटे को मुंह मीठा कराया था। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते वक्त भगवंत मान ने ये कहा कि उनके पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही ये कहा है कि पंजाब का इतिहास लिखने जा रहे हैं हम। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को दिखेंगे। देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी जीत का झंडा गाड़ती है, किसकी पार्टी में बिगुल जीत का बचता है। तो आज अगर ऊना जिला की बात करें तो पिछली रात 129 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार वैक्सीनेशन लगाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। हम आपको
तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अगर कुल मिलाकर 984 केस अभी ऊना में एक्टिव चल रहे हैं। वैक्सीनेशन की लगातार यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए जिला प्रशासन ज़मीन स्तर पर जाकर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और जो जिला प्रशासन के आदेश है उनकी कितनी अनुपालना हो रही है वो तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। डॉक्टर अपनी सीटों पर पाए जाते हैं और मरीजों को चेक करते हुए आज दिखाई दी। कुल मिलाकर बात करें तो तीसरी वेव की बात सीएमओ ऊना ने आज कही है। तो जिला प्रशासन तीसरी वेव को लेकर लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है। जो लोग कोविड की चपेट में आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको घर भेजा जा रहा है। और जो 10 साल के नीचे बच्चे हैं उनको अपनी निगरानी में हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक बार फिर से परसों की बजाय कल जो है 129 मामले आए हैं, वो चिंता का विषय है। लगातार प्रशासन कोविड नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है और लोगों से उन गाइडलाइंस को मानने की अपील भी कर रहा है। बावल थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बावल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझा दी। बीते दिन बावल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव टाकड़ी के एक सुनसान जगह कोटड़े में एक अध जली हुई लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर बावल के नागरिक अस्पताल ले आई, लेकिन पुलिस के हाथ हत्यारों का कोई सुराग नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद कंट्रोल रूम पर मृतक की लड़की का जो है फोन आता है कि उनका पिता गायब है। वहीं से पुलिस को कुछ न कुछ सफलता हासिल होती दिखाई दी। पुलिस ने तुरंत युवती के पास पहुंची और पूरा माजरा समझा। 2 युवकों को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक ने शादीशुदा था और 4 बच्चियों का बाप था। उसके बावजूद उसकी दूसरी शादी की चाहत में उसने अपने दोनों परिचितों को 40,000 रुपये दे दिए। जब शादी नहीं हुई तो पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने उनको पैसे वापस नहीं दिए। इसमें दोबारा से जब पैसे की दबाव बनाया तो मृतक को ये लेकर बावल आ गए और बावल से यहाँ एक लड़की को दिखाने के बहाने टांकड़ी ले गए। टांकड़ी ले जाकर इसकी हत्या कर दी और इसके कपड़े में आग लगा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मृतक के परिचित हैं। नगरपालिका पार्क में अब पानी के अभाव में पौधे व घास नहीं सूखेगी, जिसके लिए अब 5 लाख रुपए की ग्रांट राशि से नगरपालिका द्वारा पार्क में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके लिए आज नगरपालिका के अधिकारियों ने इस पार्क का निरीक्षण किया और कार्य करने बारे आदेश दिए। ऐसे में इस योजना से जहां पौधों को पूरा पानी मिल पाएगा, वहीं पानी की भी बचत होगी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सरकार को स्कूल खोलने के अल्टीमेटम पर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने कहा कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है। इस प्रकार से अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए हमने अभी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है और 1 फरवरी से 10वीं तक से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोले गए हैं। अगर आगे भी परिस्थितियाँ ठीक होंगी तो जो है 10वीं से नीचे की कक्षाओं की क्लासेस भी खोली जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये कहना और कि सरकार अगर स्कूल नहीं खोलेगी तो हम खुद खोल लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन कोई भी करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो परिस्थितियां बदल रही हैं, हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले स्कूल खोले गए हैं और इस प्रकार की जो बयानबाजी करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर नियमों की उल्लंघना की जाती है या कोई प्राइवेट स्कूल इस प्रकार से कहे तो जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। कानून को मानना या ना मानना इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई सरकार के नियमों की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस अधिकारी को 26 जनवरी को सम्मानित किया गया था, वही अधिकारी अब सलाखों के पीछे है। मामला पत्थरगढ़ गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले किसान ने पानीपत के डीसी को शिकायत दी थी कि 80,000 रुपए की सब्सिडी के बदले अधिकारी उससे 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। डीसी ने तुरंत ये मामला विजिलेंस के संज्ञान में डाला और एक टीम गठित कर उस अधिकारी को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल वो अधिकारी अब सलाखों के पीछे और सारे मामले की जांच विजिलेंस के अधिकारी कर रहे हैं। 17
16 जनवरी को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें एसआईटी का गठन भी किया गया। अलग अलग जगहों से अधिकारियों को चुना गया, उस टीम में शामिल किया गया। जगह जगह पर छापेमारी भी की गई, जिसके अंतर्गत पुलिस ने 15 लोगों को पकड़ा, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अलग अलग लोगों को जो था रिमांड पर भेजा गया। अब ये रिमांड बढ़कर जो है 31 तारीख तक कर दी गई है। उसके अलावा जिन पहले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका जो माफिया था कालू, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, मगर जिस तरह से पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है तो काफी बड़े तार जो है इसके नजर आ रहे हैं। उसी के साथ पुलिस ने और रात को भी छापेमारी की, जहां से 8 ड्रम जो थे वो शराब के बरामद किए गए। तो पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके आरोपियों को पकड़ने में कहीं ना कहीं सफल दिखती हुई नजर आ रही है। आगे की जो कार्रवाई है वो भी पुलिस द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र स्थित अनाज मंडी पहुंचे, जहां अनाज मंडी की चौपाल पर नरेंद्र गुप्ता का व्यापारियों ने स्वागत किया। वहीं अपनी समस्याएं भी विधायक के समक्ष रखी। इसके साथ साथ विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अनाज मंडी में टाइल लगाने के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अनाज मंडी के व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और एफएमडीए के अंतर्गत आ रहे हैं उसके बारे में भी अधिकारियों के साथ व्यापारियों के बीच में विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर टूटी सड़कों से लोगों को निजात मिलेगी तथा जो अन्य समस्याएं हैं उनका समाधान भी आने वाले समय में शीघ्रता से किया जाएगा। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले समय में विकास की दृष्टि से ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र की कायाकल्प नजर आएगी। रोहतक पीजीआई के हड्डी रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव ने अचानक 3 महीने का वॉलेंट्री रिटायरमेंट का नोटिस देकर पूरे पीजीआई में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। संस्थान में किसी को ज्यादा नहीं पता कि आखिर नोटिस देने का क्या कारण है। बस कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट अभी 30 दिसंबर 2025 को होनी है। लेकिन जैसे ही नोटिस की खबर फैली, पूरे पीजीआईएमएस में हलचल मच गई। यही नहीं, डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह घोटाले करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह आहत हैं और उन्होंने वीआरएस लेने की ठान ली है। वो प्रशासनिक अधिकारी को पत्र भेज भी दिया है। शराब माफिया के बाद अब हमीरपुर पुलिस ने खनन माफिया पर शिकंजा कसा है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र पर जहां से ब्यास नदी निकलती है, वहां पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान 5 जेसीबी और 13 टिप्पर खनन करते हुए पाए गए। एसपी हमीरपुर की टीम द्वारा इनको धर दबोचा गया और इन्हें अपने हिरासत में लिया गया। वहीं एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि खनन माफिया करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहेगी। वहीं खनन माफिया में भी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा के खेल एवं राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा हलके के अनेक गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव के विकास के लिए जो राशि है वह सही तरीके से खर्च हो, पैसे की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर पैसा कम पड़ता है तो मुख्यमंत्री से मांग लिया जाएगा ताकि कोई भी विकास प्रभावित न हो। इस दौरान उन्होंने अपने टिकरी स्थित कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुन करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे के बाद कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो जाती है। बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन सभी विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। बेमौसम बरसात से हुए जलभराव का जायजा लेने के लिए अब आला अधिकारी फील्ड में उतर चुके हैं। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने
सलोनी शर्मा एसडीएम नुहू के साथ कैराका सोडा का उजीना क्षेत्र का दौरा किया और किसानों से जलभराव के बारे में बातचीत की। किसानों ने बताया कि कैराका सोडा का मार्ग के साथ साथ जो कच्चा नाला निकलता था उसमें कुछ किसानों ने रुकावट पैदा कर दी है, जिसकी वजह से उनके खेतों में भारी पानी जमा हो गया है और गेहूं और सरसों इत्यादि की फसलें इस पानी की वजह से खराब हो रही हैं। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों के किसान लगातार अपनी फसलों की स्पेशल गिरदावरी व मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं और कांग्रेस भी इसे लेकर भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर है। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि वह किसानों के साथ है और उनकी आमदन को दोगुनी करने के लिए जल्दी ही स्पेशल गिरदावरी या मुआवजा की घोषणा की जाएगी। बढ़ती ठंड और कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर इसका असर शैक्षिक संस्थानों पर पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। अब 6 फरवरी तक ये सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। इस बीच सभी क्लासेस बच्चों की जो चलेंगी वो ऑनलाइन चलेंगी। इसका आदेश सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। अलग अलग जिलों में कोविड के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव की भी बयार बह रही है और लखनऊ सहित करीब 9 ऐसे जिले हैं जहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में बच्चों की जो एजुकेशन है इस पर भी काफी असर पड़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये चुनाव के चलते अब बच्चों के जो फाइनल एग्जाम है वो भी इसी दौरान होंगे। तो फिलहाल अभी 6 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये तारीखें भी और आगे तक बढ़ने वाली हैं। चाइनीज डोर से हुआ हादसा, एक व्यक्ति की गर्दन कटी। हम आपको बता दें कि चाइनीज डोर प्रतिबंध के बाद भी बिक रही है और आए दिन हादसों का कारण बन रही है। यमुनानगर में ताजा मामला तब सामने आया जब राजेश नाम का व्यक्ति जो कि महावीर कॉलोनी का रहने वाला है, वो तिजली के पास से गुजर रहा था कि अचानक चाइनीज डोर उसके गले में आकर फंस गई और उससे उसका गला कट गया, जिसके बाद वो अनियंत्रित होकर वहीं गिर पड़ा और आसपास के लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसकी सर्जरी की गई और इस सर्जरी के दौरान जो है 13 टांके उसको लगे हैं। फिलहाल लोगों का भी यही कहना है कि प्रतिबंध के बाद भी ये बिक रही है। प्रशासन को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हर बार जो है हादसे के बाद यही कहा जाता है कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके इतने हादसे हो रहे हैं। अब देखना होगा क्या प्रशासन इस हादसे से कोई सबक लेगा या चाइनीज डोर यूं ही लोगों के लिए मुसीबतों का कारण बनती रहेगी।